कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम इसमें बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और एक न्यू चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यानी कि 12th क्लास की सेकंड बुक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है कृषि की विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां। मतलब जो कृषि थी वो किस तरीके से हमारी डेवलप हुई थी, किस तरीके से उसको डेवलप करने के लिए नीतियां बनाई गई थी, उसका उस समय पे क्या स्थिति थी, परिस्थिति थी, कृषि के साथ में कौन कौन सी समस्याएं थी। अगर आपको पता है तो देन गुड, अगर आपको नहीं पता है तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। मैं हूं आपका एसएन सर और देखते रहिए एएससी क्लासेस अर्थात औरम स्मार्ट क्लासेस की नई वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। तो आपके सामने सबसे पहले आ गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि का क्या महत्व था, मतलब क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या इसका कृषि का महत्व होता है अर्थव्यवस्था के लिए। मतलब हमने यहाँ पे भारतीय जोड़ा है तो इसका मतलब ये भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में महत्व होगा। लेकिन कृषि रियल में क्या इफेक्ट डालती है और कौन कौन सी चीज़ों में महत्वपूर्ण होती है और क्या क्या इसके अंदर ऐसी ताकत होती है कि हर देश कृषि के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड रहता है और क्या इसमें पावर्स होती हैं, तो हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि कृषि को पढ़ने के लिए सबसे पहला कृषि कहाँ पर योगदान देती है, अपना जीडीपी में। कृषि का जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान होता है, सबसे बड़ी हेल्प करती है वो जीडीपी को ग्रोथ कराने में। कैसे कि जो भारतीय कृषि है उसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में महत्वपूर्ण योग्यता है उसकी सबसे ज़्यादा, यही इसमें डिपेंड होती है। आज़ादी के समय लगभग 51% भागीदारी जीडीपी में कृषि की थी। ये ध्यान रखना, जब भारत आज़ाद हुआ था तो 51% जो हिस्सा था वो कृषि की बदौलत था। उसके बाद में सन 2017 और 18 के बीच में केवल क्या रह गया था, 17.2% ही इसकी जिम्मेदारी रह गई थी। मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन्हीं 3 क्षेत्रों में क्या है हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है। और प्राथमिक क्षेत्र को सिंपल सी बात है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि नेचुरल फील्ड जो होता है इसी में आपकी कृषि को रखा जाता है। तो पहले आपका 51% था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, यही 2 ऐसे सेक्टर थे जो अब आने वाले कितने सालों में 2017 के बाद क्या हुआ, सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं दोनों फील्ड का था जीडीपी को बढ़ाने के लिए। उसके बाद में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र ने क्या करा था, महत्वपूर्ण योग्यता निभाई थी। मतलब अब हमारे यहाँ पर रोजगार और फैसिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली बन गई थी और भारत डेवलपमेंट की ओर निकल चुका था। तो ये कृषि का जीडीपी के प्रति योगदान। दूसरा, मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति। मतलब मजदूरी वस्तुएं कौन सी होती हैं आप लोग समझ गए होंगे, एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो इन सब में भी कृषि सबसे ज़्यादा योगदान देती है, क्योंकि आपका चावल और उसके बाद गेहूं, दाल, मक्का, बाजरा, तिलहन, इन सब की जो पूर्ति कौन करता है, तो आपका क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि ही करती है। आपको खाने के लिए आपकी सब्जियां, आपके फल फ्रूट्स, ये जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, इनको बोलते हैं आपकी मजदूरी वस्तुएं। क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो हम मजदूरी भी नहीं कर सकते और मजदूरी करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, खाने एनर्जी के लिए आपको भोजन चाहिए, भोजन के लिए आपको कृषि चाहिए ही चाहिए। तो इसमें भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात कर लेते हैं रोजगार का स्रोत। हाँ जी बिल्कुल, सबसे मेन पॉइंट है कि हम बोलते हैं ना कृषि में रोजगार नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। कृषि सबसे अच्छा योगदान देती है रोजगार के लिए। कैसे, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक रोजगार की भूमिका भी अदा करती है, क्योंकि कृषि एक क्या होती है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अत्यधिक रोजगार पाया जाता है। आप लोग समझ सकते हैं कृषि के लिए कौन कौन से कैसे कैसे रोजगार कृषि में निकलते हैं। ये सारी चीजें आपकी कृषि के अंदर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कृषि के अंदर भी क्या होता है, रोजगार उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कच्चे माल की पूर्ति के लिए, मतलब जो कच्चा माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो भी हमें कृषि से ही मिलता है। तो इसमें क्या कौन कौन सी चीजें हैं कि जो भारतीय कृषि है वो कच्चे माल की पूर्ति भी करती है। कच्चे माल में आपका जैसे कि क्या हो गया, कपास, तेल उद्योग के लिए बीज, चीनी उद्योग के लिए गन्ना, ये मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी कृषि के लिए
जो हमारे फील्ड में हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो होती है वो कृषि ही, तो कृषि से ही हमें सारा कच्चा माल मिलता है, क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र है वो ही क्या करता है, सेकंड फील्ड यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के लिए काम करता है। और जो सेकंड और जो थर्ड फील्ड है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। मतलब ये दोनों जो फील्ड है सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट वाले फील्ड पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो कच्चे माल से हमें क्या मतलब कृषि से हमें कच्चा माल मिलता है। अब हम बात करते हैं कि जो कृषि है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस तरीके से योगदान देती है, कि जो भारतीय जो कृषि है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अत्यधिक योगदान देती है। कैसे? क्योंकि जो भारत है वो प्राचीन काल से ही, मतलब जब से अंग्रेज आए हैं, जब से तो चाय आ गई है हमारे यहाँ पे, उससे पहले जूट और हम तंबाकू का भी क्या करते हैं, कृषि करते हैं, कॉफी, मसाले, और इन सब का हम क्या करते हैं, इन सब का हम विदेशी व्यापार करते हैं। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं, कृषि से ही मिलती हैं। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6 कि घरेलू व्यापार में योगदान। कि जो घरेलू व्यापार है, घरेलू मतलब अपनी अपनी देश की सीमा के अंदर हमें इससे क्या हेल्प मिलती है, जो भारतीय जो कृषि है वो घरेलू व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में लाखों की जनसंख्या के लिए लोग पाए जाते हैं, मतलब भारत की 133 करोड़ के लगभग जनसंख्या है, जो अपनी आर्थिक स्थिति यानी कि अपने जीवन को जीने के लिए बहुत सारी गतिविधियां करती रहती हैं। उनको बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनको जीवित रहने के लिए बहुत सारी वस्तुएं मतलब हर चीज उनको जरूरत होती है। तो वो सारी चीजें किससे मिलती हैं, हमें कृषि से ही मिलती हैं। अब यातायात उद्योग का समर्थन, मतलब जो कृषि होती है वो हमारा क्या करती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को भी क्या करती है, फैक्टेड करती है। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यातायात उद्योग में। तो क्या होता है कि जो भारतीय कृषि है वो यातायात उद्योग में भी अत्यधिक भूमिका निभाती है, क्योंकि कृषि उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने और ले जाने के लिए यातायात के साधन की आवश्यकता होती है। तो कृषि है तो साधन होंगे, मतलब यहाँ से हमें कुछ चीज यहाँ पर ले जानी है तो उसके लिए हमें ट्रैक्टर, ट्रॉली, बग्गी, मतलब तरह तरह के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए। तो ट्रैक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें सेकंड फील्ड चाहिए, है ना। तो मतलब क्या है, एक दूसरे से फील्ड रिलेटेड है। अगर ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, तो इसका मतलब क्या है, वो भी कहीं ना कहीं बने हैं। और जब वो कहीं ना कहीं बने हैं तो कहाँ पर यूज हो रहे हैं। अगर ट्रैक्टर का यूज यहाँ पर नहीं होगा तो ट्रैक्टर का यूज कहाँ पर होगा, है ना। आप खुद सोच सकते हैं, अगर कल्टीवेटर है, हैरो है, थ्रेसिंग मशीन है, मतलब भूसा निकालने वाली मशीन है, फसल काटने वाली मशीन है, चारा काटने वाली मशीन है, तो ये सारी कृषि के लिए ही तो है। तो बनती है सेकंड फील्ड में, लेकिन है किसके लिए, यूज के लिए, कृषि यूज के लिए। कृषि में इनकी जरूरत पड़ी तभी तो यहाँ बनाई है, अगर इनकी जरूरत नहीं होती तो वो यहाँ नहीं बनती। तो इसलिए यहाँ पर भी रोजगार मिला और इनको यहाँ पर भी रोजगार मिला, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यातायात के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आगे देखते हैं कि भारतीय कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं, एक दूसरे से हम तुलना करेंगे। दो हमने देश लिए हैं, दो तीन, उनमें से देखते हैं कि भारतीय कृषि कहाँ है और कैसे इसकी विशेषताएं हैं। भारत में उत्पादकता शक्ति बहुत ही कम पाई जाती है, ये इसकी स्थिति है। मतलब भारत में प्रोडक्शन, मतलब जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, वो ज़्यादा नहीं है और देशों की तुलना में। तो हमने कुछ आंकड़े इकट्ठे यहाँ पर किए हैं जिसमें भारतीय कृषि के बारे में बताया गया है कि भारतीय कृषि कहाँ पर है। तो हम चावल, हमने एक फसल ली है, तो चावल हमने 3 देश लिए हैं, एक में भारत है, दूसरा चीन है और तीसरा वियतनाम है। हमने देखा, कंपेयर किया कि भारत में 3.6 का ही लाख टन का ही, ये लाख है, लाख टन का ही टर्नओवर होता है एक साल में। चीन में 6.8 का टर्नओवर होता है 1 ईयर में, और वियतनाम में चावल का 5.8 टर्नओवर होता है 1 ईयर में। हमने यहाँ देखा कि भारत तीसरे नंबर पर आता है और सबसे पहले नंबर पर आता है चीन। हमने गेहूं से कंपेयर किया, भारत 3.1 लाख टन का देता है, चीन में 3.5, यूके के अंदर 9.0। हमने यहाँ पर भी देखा जो भारतीय कृषि है वो यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर यहाँ पर यूके है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर, दूसरे नंबर पर चीन है। हमने फिर तीसरी फसल में कंपेयर किया मक्का। भारत में मक्का का जो टर्नओवर होता है पर ईयर में 2.6% होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा चाइना में 5.8% होता है,
और यूके में हमने देखा, यूएसए, ठीक है, यूएसए में हमने देखा कि 10.7% का लाख का टर्नओवर होता है 1 ईयर के अंदर। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि भारतीय कृषि, हमने तीनों फील्ड में देखा, तीनों फसल के लिए, कि जो भारतीय कृषि है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है और इसकी परिस्थिति आज भी बहुत ही ज़्यादा बेकार और वो बेहद दयनीय स्थिति में है। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारतीय कृषि की विशेषताओं के बारे में, कि जो भारतीय कृषि है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें हम पॉइंट वाइज बात करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि पिछड़ी हुई बेरोजगारी, कि जो भारत की कृषि है उसमें हमें पिछड़ी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती हैं। तो क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिलती हैं, कि जो भारतीय कृषि में पिछड़ी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, ये आपको पता है, अभी हमने बता दिया कि इसमें पिछड़ी बेरोजगारी देखने को मिलती है। यह बेरोजगारी उत्पादन शक्ति, मतलब जो प्रोडक्शन होता है उसकी जो पावर होती है, उसकी जो शक्ति होती है, उस पर कोई भी क्या कमी नहीं लाती, किंतु यह बेरोजगारी को उत्पन्न करती है। मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कोई ये कमी नहीं लेके आएगी, लेकिन बेरोजगारी को उत्पन्न करेगी, जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। जिस कार्य को करने के लिए 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उस कार्य को करने में 4 से 5 व्यक्ति कार्यरत होते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। समझ गए? मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि किसी काम को करने के लिए हमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है, लेकिन उस फैमिली के अंदर 5 व्यक्ति हैं, तो 5 के 5 उस काम को करेंगे, उस कार्य को करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो 3 लोग हैं, ये जो 3 जो बच्चे हैं, ये कुछ और काम कर सकते थे, लेकिन ये भी इसी कृषि को कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये 3 व्यक्ति हैं ये बेरोजगार हैं, ठीक है। आप समझ में आया? इसी को ही छिपी हुई बेरोजगारी बोला जाता है। दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है कि वर्षा पर निर्भरता। जी हाँ, कि अभी भी हमारी जो भारतीय कृषि है वो अभी भी वर्षा के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां पर ट्यूबवेल वगैरह या फिर इन सब की सुविधा नहीं है, वो वर्षा के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। कि भारतीय कृषि आज भी वर्षा के ऊपर डिपेंड है, मतलब निर्भर करती है, क्योंकि भारतीय सिंचाई संस्थानों में अभी तक आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं किया है। ड्रिप ड्रॉप सिंचाई वगैरह या पाइपलाइन सिंचाई वगैरह, फवारे वाली सिंचाई जो होती है, जिसमें बीचों बीच उसके खेत के इस तरीके से फवारा लगा दिया जाता है बरसात की टाइप का, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, उस तरीके की इसके अंदर वो चीज़ें नहीं है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, फसल की उत्पादकता में कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है निर्वाह खेती। भारतीय किसान अधिकतर निर्वाह खेती करते हैं, क्योंकि वह केवल फसल उपभोग के लिए ही कृषि करते हैं। मतलब जो फसल उगाते हैं वो अपनी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत ही गुजारा करने के लिए कि उसको बेच देते हैं, वरना वो ज़्यादातर खाने के लिए फसल उगाते हैं। तो इसको निर्वाह खेती बोला जाता है, कि जो सिर्फ अपने लिए खेती करी जाती है। तो भारत में अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो निर्वाह खेती ही करते हैं, वो व्यापारिक खेती नहीं करते हैं, व्यापार के लिए नहीं करते, जिनके कारण क्या होता है, उन्हें लाभ नहीं होता है, वो धीरे धीरे अपने घर में ही खेती करते रहते हैं, वो छोटा सा पट्टा होता है उनका, उसी पर ही अपना गुजारा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि आधुनिक आगतों में कमी, की मीन्स इसका मतलब कि जो भारतीय कृषि है उसमें अभी भी हमें आधुनिक टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिली है, आगतों का अभाव हमारे पास में अभी भी है। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जहां पर अभी भी आपको कीटनाशक, पीड़कनाशक या फिर आपका जैविक और आपके जो रासायनिक खाद वगैरह होती हैं उनके बारे में उनको नहीं पता है, वो अभी भी पुराने तौर तरीके से ही खेती करते हैं। उसमें क्या होता है, उत्पादन क्षमता जो होती है वो कम होती है, वो अधिक मात्रा में कृषि नहीं उगा सकते, खेती नहीं कर सकते, तो जिसके कारण कृषि में कमी आती है। भारतीय कृषि में आधुनिक आगतों की कमी पाई जाती है, ये तो पता ही चल गया कि भारतीय किसानों को आधुनिक आगत जैसे कीटनाशक, पीड़कनाशक दवाइयां, रासायनिक उर्वरक जैसी दवाइयों के बारे में अभी भी नहीं पता है। तो उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो वो डिपार्टमेंट क्या करता है, तरह तरह के कृषि में यूज करने के जो पदार्थ होते हैं, जो केमिकल्स, मतलब जो रासायनिक खाद वगैरह जो फसलों को नुकसान होने से बचाते हैं, कीटनाशक कीटों से बचाते हैं, पतंगों से बचाते हैं, कीट पतंगे जिन्हें हम बोलते हैं ना, उनसे बचाते हैं,
तो वो सारी चीजें यहाँ पर उनको अभी इस तरीके से पता नहीं है, जिसके कारण फसल खराब हो जाती है, कृषि में पिछड़ापन देखने को आपको मिलता रहता है। छोटे किसानों और बड़े किसानों में अभी भी संघर्ष चालू है। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो छोटे किसान होते हैं वो बेचारे, छोटा सा पट्टा होता है उनका, उस पट्टे के लिए वो 10-12 लाख का ट्रैक्टर नहीं ले सकते। जो जिसकी बड़ी जमीन होती है उसके पास में जो ट्रैक्टर होता है वो उसी से ही क्या करता है, अपनी सिंचाई कराता है, अपनी ट्रैक्टर की जो क्या होती है जुताई वगैरह वो करवाता है, और बीज वगैरह का सारी चीजें सिस्टम, मतलब उसका वो बड़े किसान पर डिपेंड होता है। और जो बड़ा किसान होता है वो पहले अपने लिए करेगा, बाद में उसके लिए करेगा, तो इसलिए बेचारा क्या होता है वो मात खा जाता है। इसलिए उन दोनों में मतभेद की संभावना ज्यादा रहती है। तो भारतीय किसानों में जो छोटे किसान होते हैं और बड़े किसानों के बीच में संघर्ष हमेशा देखने को मिला है, पहले भी और अभी भी चल रहा है। बड़े किसान छोटे किसानों की जमीन पर जुताई करने के लिए धनराशि ज्यादा लेते हैं, लगान अधिक लेते हैं, उनसे वसूल करते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, मतलब ये छोटे से खेत के लिए अपना खेत छोड़ के इसके पास में आएगा, ये बोलेगा कि मैं तो इतने पैसे लूंगा, ये है वो है, उसे पता है कि वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो ये बेचारा क्या करता है, मजबूरी में इससे सारा काम करा लेता है और इसको ज्यादा पैसे दे भी देता है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में मतभेद चलता ही रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास में पॉइंट, पिछली टेक्नोलॉजी। मतलब जो हमारी तकनीक है वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई है। क्यों? कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी पिछड़ी टेक्नोलॉजी अर्थात पशु शक्ति, मानव शक्ति ही प्रयोग में लाई जाती है। मतलब मैन पावर, आदमियों से ही काम करा रहे हैं, और तो लेबर वगैरह से, इनसे ही काम करा रहे हैं। अभी भी मशीन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। कृषि में आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे ट्रैक्टर, हार्डवेयर, मतलब हार्वेस्टर मशीन, थ्रेसिंग मशीन और कटिंग मशीन, मतलब बहुत सारी बीजों को बोने वाली मशीन, बहुत सारी मशीनें हैं। उन सब का अभी भी प्रयोग नहीं हो रहा है। कुछ जो राज्य हैं वो इनका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़े बड़े जो किसान होते हैं वो कर रहे हैं, जिसमें भारतीय कृषि आधुनिक, पिछड़ी हुई, गतिहीन प्रतीत होती है। ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय कृषि की समस्याएं, कि जो भारतीय कृषि है उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और आपको कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर आप एक किसान हैं या फिर आप किसान के बच्चे हैं, आपके घर में किस खेती होती है, तो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपनी कृषि को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसकी ग्रोथ करा सकते हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो प्लीज़ आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए अगर आपको अच्छी लग रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरीके से बरकरार पढ़ाते रहूं और आपको मैं अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर बताता रहूं, आपके चैप्टर्स क्लियर कराता रहूं, तो मेरा भी मनोबल बढ़ना चाहिए। तो इसलिए आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो पढ़ाई के अंदर। तो सिंचाई की समस्या, सबसे पहली चीज आपको क्या है, कृषि में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली उनमें है समस्या हमारी सिंचाई की समस्या, कि हम सिंचाई कैसे करें। आपको मैंने अभी बताया था कि हम वर्षा के ऊपर निर्भर हैं। अभी भी हमारे पास में बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर बांध वगैरह, नदियां, ट्यूबवेल और नलक्यूब, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं है, आधुनिक संसाधन भारत में नहीं है, तो जिसके कारण उत्पादन शक्ति कम हो जाती है। दूसरी समस्या है वित्त की समस्या, मतलब फाइनेंस प्रॉब्लम। फाइनेंस प्रॉब्लम मतलब आज भी जो छोटे किसान है वो बड़े किसानों से कर्ज लेते हैं, क्योंकि उनको बैंकों से कर्ज नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पास में कम जमीन है। और ये ज्यादातर तो क्या करते हैं, किसानों के पास में ही पैसे ले लेते हैं, उनको पैसे दे देता है, और ज्यादा परसेंटेज पर क्या करता है, 10 पर, 20 पर, 25 पर ये इसको ब्याज पे पैसा देता है। तो बेचारा ही वैसे ही किसान मर जाता है। और आपको ज्यादातर जो लोन वगैरह की समस्या होती है वो बैंक इसीलिए नहीं दे पाता, क्योंकि आप क्या करते हो, उनसे पहले पैसे उधार लेते हो और इनके पास में अपनी जमीन को गिरवी वगैरह या फिर कोई भी चीज इनके पास रख देते हो, तो बैंक भी आपको सुविधा नहीं देता है। तो एक नाबार्ड बैंक है, तो जो आपको क्या करता है, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। तो आज भी ये आपको सारी चीजें मिलती हैं। यानी कि भारतीय कृषि में वित्त की समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। ये समस्या क्या है कि जो छोटे किसान होते हैं वो हमेशा साहूकारों से, जमींदारों से ही पैसा उधार लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, आधे से ज्यादा कमाई का हिस्सा वो क्या कर देते हैं, साहूकारों और जमींदारों को दे देते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, उनकी कृषि में निवेश नहीं हो पाता, क्योंकि अगर वो आधे से ज्यादा तो ब्याज में भर देते हैं, साहूकार को दे देते हैं, बाकी से आधे से अपना घर का गुजारा करते हैं, तो फसल पे उन पर नहीं बच पाता, फसल के लिए उनकी सारी चीजें नहीं हो पाती।
तो वो क्या करते हैं, सारे पैसे उनको भर देते हैं, तो उन पे बेचारों पे नहीं बच पाता, जिसके कारण किसान क्या करता है, फांसी वगैरह भी लगा लेता है, अपने बच्चों को मुसीबत में नहीं देख पाता है। तो इसी वजह से किसानों के घर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो इन्हीं के कारण होती है। तो हमें नाबार्ड सबसे बेस्ट है। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही लोन के लिए, स्पेशल कृषि के लिए बनाया गया था, इसकी स्थापना करी गई थी, जिससे क्या हुआ, कृषि उत्पादकता में कमी आती जाती, क्योंकि निवेश नहीं होगा। हमें पता है कि अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आपको इनकम भी ज़्यादा मिलेगी, अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है तो आप इनकम कहाँ से लेंगे, है ना। अगली जो समस्या है वो शोषक कृषक है। शोषक कृषक मतलब जो भूस्वामी और पट्टेधारी किसानों के बीच में हमेशा क्या बना रहता है, तालमेल खराब होता है। मतलब जैसे किसी को छोटा पट्टे दे दिए थे, मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ बीघे के उनके पास में खेत होते हैं, और वो बड़े किसानों से अपना, वही जो मैंने अभी बताया था, उनसे जुताई करवाने के लिए, उनसे सिंचाई की सुविधा लेने के लिए उनको बहुत ही दिक्कत होती है, उनको समस्या देखने को मिलती है। तो इसमें भूस्वामी अपनी जमीन पर फसल उगाने के लिए क्या करता है, किसी व्यक्ति या पट्टेदारी को किराए पर दे देता है, तो उसके बदले में उसको पट्टेदारी को फसल 2/3 हिस्सा या उसको करना पड़ता है। मतलब अगर उसके 5 हिस्से हैं तो 5 में से क्या होगा, 3 हिस्से क्या हो जाएंगे, मालिक को जाएगा, सिर्फ 2 हिस्से ही जो उस पर कृषि कृषि वगैरह है, उस पर सिंचाई वगैरह करता है, वही रह जाता है। मतलब सपोज करो एग्जाम्पल कि मेरा एक खेत है, मैं शहर में रहता हूँ, मैं इस पे कृषि नहीं करता हूँ, मैंने क्या करा है, उसी गांव में किसी एक व्यक्ति को मैंने उसको कृषि को उसको दे दिया है, मतलब जमीन मेरी सब कुछ ये करेगा इसमें। मैं क्या करूंगा, अगर इसमें 5 हिस्से होते हैं कृषि के, 1 2 3 4 5 हिस्से होते हैं, तो 5 में से 3 हिस्से मेरे होंगे और 2 हिस्सा इसका होगा। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको जमीन जमीन दी है, बाकी सारी मेहनत इस किसान की थी, तो इसमें से इसको फिर भी इसको कम मिलता है, तो यहाँ पर भी बेचारा ये मार खा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट समस्या हमारे पास में कि फसल की उचित कीमत ना मिलना। मतलब हमारे पास में किसानों को पता नहीं होता, क्योंकि आगतों की कमी होती है, तो उसको सिंचाई का, उसको क्या करते हैं, मतलब फसल का रेट नहीं पता होता है। मतलब आज भी भारतीय मीडिया में किसानों की, उनकी फसल की उचित कीमत उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि जो भारतीय मंडियां होती हैं, सॉरी, जो मंडियां थी, वो उनको सही से पैसा नहीं दे पाती थी। आपने देखा होगा कि जो बिल अभी पास हुआ है, किसान बिल, जो एमएसएमई और आपका एपीएस जो है, आपका जो लोकल मंडियां होती हैं, उनको लेकर एक बिल पास करा गया है किसानों के लिए। उसमें आप देख रहे हो कि क्या समस्याएं हैं। ये लोकल मंडियां होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें जो किसान फसल बेचने जाता है, उस पर क्या होता है, इनको बहुत ही ज़्यादा कम रेट मिलते हैं, क्योंकि अगर मंडी का भाव आपका 250 है, और अगर किसी किसान को नहीं पता है, छोटा किसान है, उसके पास में मीडिया की आगत नहीं है, मतलब उसके पास में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको फसल का पता चले, तो मंडियों में क्या होते हैं, वहाँ साहूकार वगैरह होते हैं, मतलब वहाँ पर दलाल होते हैं जिनको बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इससे कांटेक्ट करते हैं, ये फसल बेचना आता है, तो इसको क्या करते हैं, झांसे में ले लेते हैं कि तुम्हारी फसल में तो इतना गर्दा है। गर्दा मतलब जानते हो, गर्दा मतलब होता है कि जो फसल होती है उसमें जो कूड़ा वगैरह थोड़ा बहुत होता है, बोलते हैं कि तुम्हारा तो इतना है, इसमें इतना गर्दा कट जाएगा, इतना मंडी को जाएगा, इतना इसको जाएगा। तो मतलब इसको बहुत सारी चीजें यहाँ पर बाहर ही इसको गुमराह कर दिया जाता है, और ये इससे बाहर ही उसको 200 रुपये में फसल खरीद लेते हैं, और उन्हीं उसी फसल को फिर वो अंदर जाकर 250 में बेच देते हैं। मतलब इनके बीच में भी 50 रुपए का डिफरेंस यहाँ पर ये खा जाते हैं। तो इसी वजह से किसान बिल लेके आए थे। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बता दूं कि किसान बिल क्या है, इसमें क्या क्या चीजें थी, और ये कृषि से क्यों बेनिफिट है, और क्या इसके रिलेशन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कर कर बताइए, मैं आपको इसके बारे में वीडियो बना के दे दूंगा। क्योंकि आज भी कुछ ऐसी संस्थान या व्यक्ति होते हैं जो किसानों को कम कीमत पर क्या करते हैं, उनकी फसल को खरीदते हैं, उनको पूरा दाम नहीं दे पाते, जिससे उनको हानि का सामना करना पड़ता है, और बेचारे धीरे धीरे अपनी फसल को कम करते चले जाते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही। और अगर आप चाहते हैं कि जो किसान बिल है, जो अभी ये आपका किसान बिल है, ये किसान बिल जो अभी पास हुआ है, इस पर अगर आप चाहते हैं कि अब मैं इसको और अच्छे से आपको समझा दूं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए अपने फ्रेंडों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक,
तो लिंक वहाँ पर शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा आपके जो फ्रेंड्स होंगे या आपके कॉन्टैक्ट में जो भी 12th के स्टूडेंट होंगे उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपको इसी तरीके से आगे पढ़ाता रहूँ तो आप प्लीज़ मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड, जो इसका पार्ट आएगा वो सेकंड, ठीक है। मिलेंगे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पर बेहद ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपके बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आने वाली है। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी डेट शीट कब और किस तरीके से आपको लेनी है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।